You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. फयाज बिलान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। फयाज बिलाना साहब, सबसे पहले तो जिक्र कर लिया जाए, मैंने भी आखिरी, मुझे पता है कि आपके पास अपने तौर पे मैं आपसे बाकायदा आज की ख़बरों के बारे में कवरेज लेना चाहती हूँ। यास्मीन साहिबा ने कहा है जब नवाज़ शरीफ साहब को कि आप मेरे बराबर इलेक्शन लड़ें, तो मुस्लिम लीग के चंद लोगों ने कहा भाई बीबी तुम तो अपनी जेल में ही खैर मनाओ। और यानी ये कौम कितनी खुद गर्ज सेल्फिश कॉम है कि डॉक्टर यास्मीन इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट और अपने पैसों से उस औरत ने जितना काम किया है, अनबिलीवेबल काम, ये तो जिसकी औलाद नहीं है ये उससे पूछिएगा। तो क्विक वर्ड्स कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? मुझे एहसास है कि आपने और बात यास्मीन राशिद का ताल्लुक चकवाल से है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनसे मैं बात जरूर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप इसहाक डार साहब की बात कर रही थी। इसहाक डार साहब की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो जो कमालात आज तक किए, वो काजी फैमिली के जो उन्होंने जब वो पढ़ने गए थे वहाँ लंदन में, और वहाँ काजी फैमिली जिनके यहाँ इन्होंने क़याम किया, उन काजी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स चोरी करके तो उन्होंने उनके शनाख्ती कार्ड पे बैंक अकाउंट खोले और उन बैंक अकाउंट से फिर मनी लॉन्ड्रिंग की। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? सर बड़ी अच्छी तरह आ रही है। मैं इस काजी फैमिली को बहुत करीब से जानती हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उस काजी फैमिली को एयर पे लेके आऊँ जिनके ये किराएदार थे और ये जब अपना इम्तहान दे रहे थे और जिनके किराए पे रह के फिर उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। आई विश आई कैन ड्रिंक। उनके आईडी कार्ड यूज किए, उनके बैंक अकाउंट खोले उनके नामों पे, और उन बैंक अकाउंटों से इन्होंने बैंक की ट्रांजैक्शंस की। और बाद में काजी फैमिली ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, ये तो इसहाक डार हमारे यहाँ मेहमान रहता रहा है, एक बच्चा सा था, लाहौर से आया था पढ़ने के लिए, सीए कर रहा था यहाँ इंग्लैंड में, तो ये उस वक्त से चोरी हुए हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट। तो ये इनका कमाल ये है। अब ताज़ा तरीन उन्होंने एक इंटरव्यू, शायद आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि गुलबर्ग लाहौर में मेरा जो 4 कनाल की जो बंगला है, जो कोठी है, उसमें सड़क की ज़मीन और पार्क मैंने नहीं, एलडीए ने शामिल कर दिया मेरे प्लाट में, मेरे बंगले में। एलडीए खुद जाके लोगों के घरों में सड़कों की ज़मीन और पार्क की ज़मीन किस तरह शामिल करती है? अगर ये हालात हैं तो फिर तो लाहौर पूरे में एलडीए को चाहिए कि एक एक बंदे का दरवाज़ा खड़का के उन्हें कहे कि हाँ जी आपके ये सामने सड़क है, ये आप अपने घर में शामिल कर लें। बल्कि हो सके तो हम यहाँ, हमारे इरफान मलिक साहब हैं, बाबा जी इरफान मलिक, इनका एलडीए में इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, इनसे भी किसी दिन बुला के पूछ लेते हैं कि हाँ भाई मलिक साहब आप बताएँ, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये इदारे तो ऐसे ही हैं जैसे इस्लामाबाद में सीडी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लाहौर में एलडीए का भी कोई ऐसा ही रिकॉर्ड है। और एलडीए का मियाँ फैमिली के साथ इतना अच्छा इनका लगाव है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट में, जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो इनके करप्शन के एलडीए से केसेस निकले, तो इन्होंने एलडीए के ऑफिस तक को आग ही लगवा दी, पूरा रिकॉर्ड ही जलवा दिया। ये शोहरत है इनकी मियाँ बिरादरान की। और इसहाक डार साहब अब फरमा रहे हैं कि एलडीए ने मेरे घर में ज़मीन शामिल कर दी, मैंने तो शामिल नहीं की। पता नहीं, ये अब इस एक बयान से ही आप समझ लें कि इसहाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो कुछ कहा होगा सब झूठ होगा, लग़व होगा। सर ये ताकत की बात है। मैं ज़ाती तौर पे लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं डिफेंस के बारे में आपको बताती हूँ और मैं मॉडल टाउन के बारे में बताती हूँ कि अगर किसी ने अपने घर की जो एंट्रेंस से सड़क पे गाड़ी के उतरने के लिए भी कंस्ट्रक्शन किया, उसको एनक्रोच स्लोप बनाई है, उसको भी एनक्रोचमेंट कंसीडर करते हुए वो आके तोड़ देते हैं बिकॉज वो सिमेट्री चाहते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है सर। और नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन H ब्लॉक से हैं, उनके बिल्कुल सामने मॉडल टाउन C ब्लॉक, दरमियान में B ब्लॉक आता है। मुजफ्फर अली वाज, हाँ, इनकी मस्जिद में जब खुतबा होता था ताहिरुल कादरी साहब के खुतबे की आवाज़ हमारे घर तक आया करती थी। और ये उन्होंने जो बयान दिया ये झूठ। बट अनफॉर्चुनेटली फयाज बिलाना साहब, आपके बोलने से चेंज आना नहीं, क्योंकि हम मरात लेने के इतने आदी हैं कि हमें झूठ और सच की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो पीपल डोंट कंसिडर इट्स अ फ्रॉड, वी जस्ट प्रस्तिश कर रहे हैं हम लोगों की। अच्छा, वो आपने सुना हुआ होगा कि अवेयरनेस इज़ की टू प्रिवेंशन, कि आगाही जो है प्रिवेंशन की होती है। जब आगाही हो जाए तो लोग प्रिवेंशन
ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हम इस तरह की बात करते हैं, जितना ये डिस्कस हो रहा है, आप वो जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो गए, हम वो लाट है हमारी, हम अपने आखिरी दिनों में हैं, हमारा खेल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब तो आगे यंग आ रही यूथ, और यंग अपनी हमारी यूथ आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आपका बेटा माशाल्लाह, मोहम्मद अली, हैप्पी बर्थडे टू हिम, उसे बर्थडे की भी मुबारकबाद। आप उससे डेली डील करती हैं, डेली की बुनियाद पे आप देखती हैं इन बच्चों की सोच में और हमारी सोच में और हमारे जो एल्डर्स थे उनकी सोच में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी सोच में। दे आर क्लियर, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो सीधी बात करते हैं कि हाँ ये गलत है, ये ठीक है। तो अब ये मियाँ साहब जो इलेक्शन में पाकिस्तान पहुंचने के बाद इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उन्हें जितने सर्विस कराते हैं, जहां कहीं से भी कराते हैं, उन्हें आगे से रिपोर्ट यही मिलती है कि मियाँ साहब आपकी सियासी गेम ओवर हो चुकी है, अब मुकमका के जरिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ये सारा कुछ बेनकाब हो रहा है, यहाँ हो रहा है। उन्हें बुलाने वालों के लिए को भी समझ नहीं आ रही अब करें क्या इस बंदे का, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी जो इन्होंने लाहौर में जलसे में हालत देख ली कि पूरे पाकिस्तान से इन्होंने बंदे इकट्ठे किए, और उसके बाद फिर हमारी जो सिटी जर्नलिज्म, हमारे जो आम लोग कैमरा ऑन करके लोगों के इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, उसमें सोशल मीडिया पे सब कुछ यहाँ हो गया है कि लाहौर बाहर नहीं निकला, लोग नवाज शरीफ को नहीं चाहते, लोग नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। अगर इलेक्शन का डोल डाल दिया गया अभी इस वक्त तो ये बहुत बुरी तरह नाकाम होगा। इसलिए अब हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और सी पे काम करना शुरू कर दिया है। जी, आपके पास प्लान बी और सी की कोई मालूमात है? प्लान ए तो ये है ना कि नवाज शरीफ साहब को ले आएं और इलेक्शन कराएं और इमरान खान को बिहाइंड द बार रखें और तहरीक इंसाफ को बैन करें। अब प्लान ए उन्हें कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, अब वो प्लान बी की तरफ जा रहे हैं, और प्लान बी में ये है उनके पास कि इलेक्शन में पीटीआई को तो आने दें, लेकिन इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ना आने दें, परवेज इलाही को आने दें। उसमें यह है कि इलेक्शन में अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मुलाकातें शुरू कर दी हैं, असद कैसर और मोहम्मद अली खान अभी मिले हैं उनसे, मौलाना से। केपीके में जितना इनका आपस में एक सियासी इख्तलाफ था मौलाना फजलुर रहमान का और पीटीआई का, कोई सूरत ही नहीं थी कि वो एक टेबल पे बैठते। लेकिन अब अगर वो जाके मिलना शुरू हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना गुस्सा साइड पे कर दिया है, तो उन्हें किसी ने कहा है कि मौलाना साहब वो आ रहे हैं मिलने, आपने उनसे मिलना है, और उन्हें कहा गया है कि आप जाके मिलें। तो वो प्लान बी पे काम शुरू हो गया है। पीटीआई के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेड तादाद में उन्हें मिलने मिलाने की इजाज़त दी जाएगी और उन्हें घूमने फिरने दिया जाएगा। और साइफर केस में, हालांकि केस नहीं बनता इमरान खान के खिलाफ, लेकिन साइफर में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। परवेज इलाही का 9 मई का केस है। और ये जो आम माफ़ी वाला मामला है, आप देखें आम माफ़ी वाला मामला, सबसे पहले ये बात की शेख रशीद साहब ने 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद बाहर जब आए वो, तो उन्होंने ये बात सबसे पहले की। अब वो 40 दिन किन के पास थे? उन्हीं के पास थे जिनके पास सारी दुनिया जानती है, और वहाँ से ही इंस्ट्रक्शंस, वहाँ से ही हदायत, वहाँ से ही प्लान बी सी निकलने हैं। तो शेख रशीद साहब ने थोड़ा सा प्लान तो उसी दिन लीक कर दिया था कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। अब फिर आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू कराया गया है, उसमें आरिफ अलवी साहब ने अहादीस के हवाले दे के बहुत इस पे जोर दिया है कि आम माफ़ी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई, उससे पहले भी हुई, उसके बाद भी हुई, इस्लामी तारीख भरी पड़ी है, और ये आम माफ़ी होनी चाहिए। अब आम माफ़ी की बातें होना शुरू हो गई हैं। आम माफ़ी होगी 9 मई वाले वाक़े में। 9 मई वाले वाक़े में परवेज इलाही बाहर आ जाएंगे, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान अंदर ही रहेंगे। और पीटीआई को ये कायल कराने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के बगैर भी अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है तो लड़ें, पीछे ना हटें, इलेक्शन का बाइकाट ना करें, बाहर ना रहें। अब इलेक्शन में उन्हें आने दिया जाएगा पीटीआई को, और पीटीआई के जो इस वक्त लीडरान जो जिनके बारे में एक उनकी तरतीब दे रहे हैं, वो परवेज इलाही लीड करेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पीटीआई के, और उनके साथ फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और एक अली मोहम्मद खान, फिर उमर अयूब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कासम सूरी हैं, असद कैसर हैं, रऊफ हसन हैं, हलीम आदिल शेख हैं सिंध से, इसके अलावा शेख रशीद उनके हमायती हैं, शहरयार अफरीदी हैं, अली नवाज अवान हैं। एक लंबी लिस्ट है अभी भी इस वक्त मौजूद उनके पास, पीटीआई वालों के पास। इन्हें इलेक्शन में जाने दिया जाएगा, और इलेक्शन में जितनी खुल के धांधली कर सकेंगे करने वाले वो करेंगे, और इसके बावजूद उनकी कोशिश होगी कि फाइनली हुकूमत अगर पीटीआई बनाने की पोजीशन में आए तो वो भी अकेले ना बना सके, उसे साथ किसी न किसी की हमायत दरकार हो, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत बनानी हो तो उसे तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब की, उसे हुकूमत बनाने की साथ सपोर्ट चाहिए हो। और उसमें एक बाजवा साहब ने एक बहुत अरसा पहले एक कसम दी थी, उन्होंने एक अपने दिल से वादा किया था कि मैंने अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला एक दफ़ा बना के छोड़ना है।
तो ये मरीम नवाज जो पंजाब की वजारत आला पे नजर रख के बैठी हुई हैं, मरीम नवाज को वो नहीं मिलेगी। अलीम खान साहब को वो पंजाब का वज़ीर आला एक दफ़ा बाजवा साहब और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ जिद लगाई हुई थी कि उस्मान बुज़दार को उतारो और अलीम खान को बनाओ। तो पंजाब तहरीक इस्तेकाम पार्टी को दिया जाएगा, मरकज़ में नवाज शरीफ को, अगर उनका चांस हुआ तो नवाज शरीफ को दिया जाएगा, नहीं तो परवेज़ इलाही को दिया जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही भी हमारे मुख्तदर हलकों के लिए काबिल कबूल हैं। और पीटीआई को बावर यह कराया जाएगा कि अगर आप अभी बाइकाट करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो दीवार के साथ तो आपकी पार्टी को पहले ही लगा दिया गया है, इसलिए आपके पास बेहतर यही है कि आप इलेक्शन में आ जाएं। इसी हवाले से आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू, फिर आरिफ अलवी साहब के बारे में उन्हें कहा गया कि आपने फलां अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्हें जो है प्रेशर दिया जा रहा है कि आपने फलां काम सही नहीं किया, वरना आपको भी ईवान इक़्तिदार से ईवान सदर से निकाल दिया जाएगा। तो प्लान बी सी डी सब पे काम हो रहा है। क्यों कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें प्लान ए में कामयाबी होती नजर नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने साथ साथ बी और सी पे काम शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फ़याज़ विलाना साहब आपका। मैं सर इसके अलावा आप कोई और चीज़ कवर करें, मैं एक न्यूज़ की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ, मगर आप पहले अपने तौर पे बता दीजिएगा क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है कि इस वक्त पाकिस्तान की इमरान ख़ान को हर तौर पे कोशिश की जा रही है बैरून मुल्क से गारंटी लेने के लिए कि अगर इमरान ख़ान साहब को मुल्क से बाहर भेजा जाए तो उनकी ज़ुबान बंदी हो सके, मगर आई बिलीव सो, क्या कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, इमरान खान की ज़बानबंदी तो मुश्किल है। जिनकी पहले ज़बानबंदी इन्होंने की थी 22 अगस्त 2017 को, जिसने पाकिस्तान को गाली दी थी लंदन में बैठे हुए शख्स ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह ने, अब तो उसकी भी ज़बान खोल दी गई है। अब उसे 2-2 ढाई-ढाई घंटे के इंटरव्यू उसके चल रहे हैं और वो इस तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं जैसे उनसे बड़ा कोई मुहब्बे वतन कोई नहीं है और उनका इमेज बेहतर होना शुरू हो गया है। अगर इस तरह की सूरत हाल है और वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान को भी आम माफ़ करें, उसकी लिए भी खुली आज़ादी उसे भी दें, मुझे भी दें, तमाम को दें और सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। अब तो बात उस तरफ जा रही है कि जिन्हें 5-5, 10-10 साल पहले जिन पे पाबंदियां लगी थी उन पे आज़ादियां लग रही हैं। तो इमरान खान को कैसे ये पाबंद रख सकते हैं? और इमरान खान बाहर तो बिल्कुल नहीं आ रहा। उस दिन उनके बेटों की जिस तरह बात हुई, आपने भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, उनके छोटे बेटे कासिम जो हैं, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसने नवाज शरीफ से, इमरान खान से कहा कि पापा क्या आप यहाँ आ सकते हैं? छोटे बच्चे, ये बाहर में रहने वाले बच्चे इसी तरह बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। उसने कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं? तो इमरान खान ने कहा कि मैं आ तो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लंदन आ गया आपके पास तो आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। क्यों कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ बिहाइंड द बार हूँ एंड आई एम देयर फॉर अ काज। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई काज ना रहा, कोई मकसद ना रहा, कोई मतलब ना रहा मेरी ज़िंदगी का, आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। इसलिए आप ये चाहते हो? तो फिर बच्चों को बात समझ आ गई। तो बेसिकली ये बात उनके वकला के जरिए बाहर आई है। तो इमरान खान ने तो अपने बच्चों से टेलीफोन पे बात करते हुए भी एक नजरिए की बात की है, एक उसूल की बात की है और बताया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उसने कहा विदाउट एनी मकसद जिंदगी कोई नहीं है। अगर मैं लंदन आ गया इसका मतलब है मैं अपनी काज से पीछे हट जाऊंगा। तो इमरान खान ना बाहर आ रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना जेल से बाहर आ रहा है, ना पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इसलिए वो तो क्वेश्चन ही नहीं है उसे चुप कराने का या ना कराने का। हाँ, सिर्फ ये गारंटीज ली जा रही हैं कि इन्हें पीटीआई को इलेक्शन में जाने दें इमरान खान के बगैर। अगर पीटीआई इमरान खान के बगैर इलेक्शन में चली गई तो ऑब्वियसली परवेज इलाही प्रेसिडेंट है, परवेज इलाही लीड करेंगे। और परवेज इलाही तो आपको पता है बहुत पुराने उनकी गुड बुक्स में है। और परवेज इलाही ने जिस तरह स्टैंड लिया है इस वक्त पीटीआई के लिए, तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, अक्सरियत उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। और जब इमरान खान ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, यही में हमारे प्रेसिडेंट हैं, यही पीटीआई को लीड करेंगे, तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। क्योंकि हर कोई अब रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। स्टक हो गई है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी स्टक हो गई है, हमारी पीपल्स पार्टी स्टक हुई है, मुस्लिम लीग नून स्टक हुई है, जेयूआई को नजर आ गया है कि अगर पीटीआई को अगर हम इस आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे तो यकीन माने इस इलेक्शन को पूरी दुनिया नहीं मानेगी, कोई भी नहीं मानेगा। लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अगर बाहर निकलेंगे तो वहां जाके अपना वोट जाया कर देंगे। और अगर जाया शुदा वोट 80% निकल आए और बाकी 10% और 2%, 3%, 4% जीतने वालों के पास से वोट हुए, तो उसका क्या नतीजा होगा और क्या मजाक होगा दुनिया में। तो ये वो इस तरह की कोई यूजलेस प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें हर सूरत पीटीआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये आम माफी का ऐलान करना पड़ेगा। क्यों कि वो आर्मी एक्ट वाला भी खत्म हो गया कि जी आर्मी की उसमें मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियन में जाएगा। जब सिविलियन में जाएगा तो सिविलियन में तो आपको पता है साल तक केसेस चलते हैं, तो वो फौरी समाअत उनकी नहीं हो सकती, फौरी फैसले नहीं हो सकते। इसलिए अब उनके पास और कोई सूरत नहीं बची कि वो पीटीआई को इलेक्शन में जाने दें और इलेक्शन में जाने देंगे।
मैं दरमियान में एक बात करना चाहता था। शहबाज गिल साहब हमारे यहाँ अमेरिका में होते हैं, पीटीआई के तर्जमान भी बने हुए हैं। अभी इमरान खान ने उन्हें तर्जमान तो नहीं कहा, लेकिन वो पहले उनके ज़ाहिर कैबिनेट मेंबर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वो वीलॉग कर रहे हैं वो पीटीआई की तर्जमानी ही समझा जा रहा है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने अभी 2-4 दिन पहले जब इसने बात की कि तमाम को रिहा किया जाए शेख रशीद ने, तो शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि ये ट्रैप हो सकता है और ये लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब से हमारी दरख्वास्त है, हजूर इस तरह ना करें। जो लोग उससे तकरीबन आप 8-10 हज़ार क्लेम करते हैं, अगर 5-6 हज़ार भी हों, उनमें से बेगुनाह होंगे 4 हज़ार, कोई जो जिन्होंने तोड़ फोड़ की या हमला किया जिन्होंने, वो तो 100 होंगे, 200 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी सारे लोग और उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं। आप यहाँ अपनी सियासत ना चमकाएं। अगर कहीं से कोई छोटी सी भी उम्मीद की किरण जागती है कि ये जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उनका रिहा हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ लोगों को इस तरह उस तरफ ना लेके जाएं। आप हजरत साहब, आप या तो जर्नलिज्म शुरू कर दें या आप सियासत शुरू कर दें। आपने जर्नलिज्म शुरू कर दिया है तो फिर आप अपनी बात जब तज्जिया कर रहे होते हैं उसमें बताया करें कि ये मेरा ज़ाती तज्जिया है और ये पीटीआई की तर्जमानी है। आप पीटीआई का अगर जो बेगुनाह लोग अरेस्ट हुए हुए हैं उनकी रिहाई के कोई चांसेस बनते हैं, प्लीज़ उन्हें रिहा होने दें। और आप ये कतन ना समझे कि हम आपके खिलाफ हैं। आप अपनी पार्टी की तर्जमानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपके वीलॉग सुने जा रहे हैं, लोग भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, उसमें लोगों को रहनुमाई भी मिलती है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन खुदारा ये जो अरेस्ट शुदा लोग हैं, गिरफ्तार शुदा लोग हैं, और उनमें से बहुत सारी अक्सरियत बेगुनाह लोग हैं, उनकी रिहाई के मामले पे आप सियासत ना करें और इसे बिल्कुल सियासत ना कहें। अगर कोई उनकी रिहाई की बात शेख रशीद करे, आरिफ अलवी करे, असद कैसर करे, मौलाना फजल रहमान करे, बिलावल भुट्टो जरदारी करे या कमर जमान कायरा करे, प्लीज़ उस पर आमीन करें, उस पर कोई सियासत ना करें और लोगों को रिहा होने दें। जी, मेरा क्विक आपसे सवाल है कि एक तो जनाब इसाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल की बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने कहा जो पोजीशन दी गई थी ही वॉज टोटली फेल्ड, और गवर्नर बनने के लिए वो मेरे दफ्तरों की कारपेट घिस गया था। एक तो मेरा सवाल आपसे ये वाला है, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? अच्छा, इसाक डार साहब जो है ज्यादती कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब को अगर वो आपने वजीर ख़जाना बनाया था तो उस वक्त वो दी बेस्ट अवेलेबल मटेरियल थे आपके पास। आपकी हुकूमत में अगर कोई और बंदा ख़जाना को समझने वाला होता, थोड़ा बहुत फाइनेंस को, इकोनॉमी को समझने वाला होता, तो आप ज़रूर उसको बना देते। जब आपने उसको नहीं बनाया, इसको बनाया हुआ था और आप लंदन से बैठ के वहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो आज आपका एतराज़ करना बनता नहीं है। और ये तो जूतों में दाल बटने वाली बात है। उनको इस बात का एहसास नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा भी दिया था, आप आ गए थे, आपके आने के बाद तो आईएमएफ ने आपसे बातचीत करनी खत्म कर दी थी, और आईएमएफ के रिकॉर्ड में, उनकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि ही इज अ फजिंग मास्टर। आपको फजिंग मास्टर कहा गया है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिटॉर्ट करते हैं, आप आदादो शुमार में अपना गड़बड़ करते हैं, आप फोर्जरी करते हैं, और आप एक नोन, आपका जो उसके साथ हार्ड टॉक में इंटरव्यू हुआ था, आप दोबारा वो इंटरव्यू देख लें, वहाँ आपकी ज़बान खुश्क हो रही थी, आपसे बात नहीं निकल रही थी। अब पाकिस्तान में आके आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे इस तरह की लंबी लंबी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हवाओं का रुख आपके हक में है। और अगर मुझे पूरा यकीन है कि माहिर बुखारी ने टफ टाइम दिया होगा। मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, क्योंकि माहिर बुखारी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करती हैं। उन्होंने यकीनन टफ टाइम दिया होगा। लेकिन इसहाक डार साहब भी इंतहाई कमाल के आदमी हैं, इधर उधर से कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, सीधी बात नहीं करते। हाँ, अगर वो किसी प्रोग्राम में चले जाएं, पाकिस्तान की अपनी पसंद के किसी टेलीविजन एंकर के पास चले जाएं, मिफ्ता इस्माइल को भी साथ ले जाएं, आमने सामने बैठ जाएं। एक तरफ आप मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर एतराज उठाएं, दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब आपको जवाब दें। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब बताएंगे आपको सामने बिठा के कि आपने कहाँ कहाँ मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। जब आप पहली दफा वजीर खजाना थे, जब मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे और आप लंदन से बैठ के उन्हें वहां से उनकी डोरें हिला रहे थे, फिर आपने क्या नुकसान पहुंचाया। और जब 16 महीने, आखिरी 10-12 महीने जब आप यहाँ आ गए, उसके बाद आपने आईएमएफ को क्या नुकसान, आईएमएफ के जरिए पाकिस्तानी खजाने को क्या नुकसान पहुंचाया। आपकी तो इसहाक डार साहब ये हालत थी कि आईएमएफ की प्रेसिडेंट ने और आईएमएफ के एग्जेक्टिव्स ने आपसे बात करने से इनकार कर दिया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खुद आईएमएफ की प्रेसिडेंट को पहले फ़ोन पे बात करनी पड़ी थी, फिर न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात करनी पड़ी थी, फिर पेरिस में एक मुलाकात की थी। 4 इंटरेक्शन हुए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, तब जाके आईएमएफ की सरबराह ने आपको, हम पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर रिलीज किए थे। और उसमें गारंटी उन्होंने ये मांगी थी कि 3-4 महीने की गारंटी आप दें, 3-4 महीने की गारंटी हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो चीफ हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब दें कि आगे जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी आईएमएफ को ओन करेंगे। और उससे आगे बाद में आने वाली गारंटी के लिए बाकायदा आईएमएफ का एक टीम जाके लाहौर जमान पार्क में इमरान खान से मिली थी, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि इलेक्शन के नतीजे में अगर इमरान खान आ गए
तो फिर कौन हमें गारंटी देगा कि IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसे पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने अपनी पूरी टीम को साथ बिठाया था, शौकत तरीन उसमें बैठे हुए थे, उसमें मुजम्मल असलम बैठे हुए थे, जितने लोग थे इकोनॉमी के, हमाद अजहर थे, उमर अयूब थे इनके सेक्रेटरी जनरल, सारी टीम इनकी बैठी हुई थी इमरान खान की। और इमरान खान ने IMF से पूरी बात सुनी थी कि क्या मुआहदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो जो एतराज़ात थे इमरान खान ने एतराज़ात उठाए थे और इमरान खान ने उसके बाद कहा था कि मुल्क व कौम की बेस्ट इंटरेस्ट में मैं हाँ कर रहा हूँ कि जो IMF से मुआहदा हो रहा है, अगर हमारी हुकूमत आ गई इलेक्शन के बाद तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। 9 महीने की गारंटी के लिए 3 जगहों से गारंटीज लेनी पड़ी थी। ये इसहाक डार साहब आपकी कारकर्दगी थी। अगर आप एक अच्छे वजीर खजाना होते तो आप खुद मामला तय कर लेते। आपसे तो उन्होंने आपकी टेलीफोन कॉल सुनने से इनकार कर दिया था IMF ने। आप किस तरह कहते हैं कि आप बहुत अच्छे वजीर खजाना थे इस मुल्क के। You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.